shall assure this class is especially for 12th Commerce English Medium subject Business Study. This is the third part as we are discussing about the chapter number 9 Business Law and Contract Act. Before I start the third part, I wish to discuss with you some point. देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को आगे का टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ बातें आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने ये टॉपिक ही क्यों लिया है और कुछ स्टूडेंट को समझने में दिक्कत आ रही होगी क्योंकि उनके लिए पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कभी उन्होंने पढ़ा नहीं है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह का मैं आप लोगों के लेवल से फैमिलियर हूँ, आप लोगों का लेवल काफ़ी अच्छा है। इन दिनों लॉकडाउन के दौरान आप लोगों को वो चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा नया हो, इंटरेस्टिंग हो, चैलेंजिंग हो आपके लिए, ना कि बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक लूँ जिससे आप लोगों की भी फॉर्मेलिटीज़ हो जाए। ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ नया सीखो जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो। हम धीरे धीरे इस टॉपिक को समझेंगे। तो आपसे मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि इन वीडियो को आप दोबारा देखिए। मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें काफ़ी स्टूडेंट ने बताया था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंटों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया करो। तो मैं आप लोगों की कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों को पॉइंटों के साथ एक्सप्लेन करूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन करवा देता हूँ उन सारे 12 एलिमेंट को। आप लोग इन चीज़ों को समझिएगा और हम लोग इसको आगे और भी डिटेल से समझते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा था टू हैव टू और मोर पार्टीज। इसका मतलब ये होता है एसेंशियल, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कम से कम ये कह रहा है 2 पार्टीज का होना जरूरी है, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब वो 2 पार्टीज 2 कंपनी हो सकती है, 2 पर्सन हो सकते हैं, इस तरह से हो सकती है। क्लियर है? जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें इसके अंदर, तो देखिए जैसे शादी के लिए 2 पर्सन का होना जरूरी होता है, तभी उनकी शादी कह सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम से कम 2 पर्सन का होना जरूरी है। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं बात करूँगा एग्रीमेंट। देखिए स्टूडेंट, इसको मैं एक बार फॉर्मूले में समझा देता हूँ। एग्रीमेंट होता है क्या है? एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब एक आपको मैंने वर्ड यूज किया था प्रपोजल, दूसरा मैंने वर्ड यूज किया था एक्सेप्टेंस। यहाँ पे प्रपोजल को कई बार ऑफर भी कहते हैं और जो एक्सेप्ट करता है उसे ऑफरी कहते हैं। ऑफरर और ऑफरी, तो प्रपोजल बोलो या ऑफर बोलो, एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ ऑफर देगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये प्रकाश है और ये अजय। प्रकाश ने अजय को बोला मैं अपनी बाइक 50,000 रुपये में आपको बेचना चाहता हूँ। तो प्रकाश ने अजय को क्या दिया? एक ऑफर दिया या एक प्रपोजल किया। ए ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं आपकी बाइक खरीदूंगा। तो जब प्रपोजल दिया उसके बाद में अजय ने एक्सेप्ट किया, तो ये दोनों मिल जाते हैं, तब वहाँ पे वो क्या बन जाता है? आपका एग्रीमेंट बन जाता है। यहाँ पे मैंने इसके कुछ एक्सेप्शन केस भी बताए थे, तो स्टूडेंट सोचे कि वो एग्रीमेंट था, ऐसा नहीं था। तो इसको वैसे हम लोग आगे हमारा ये डिटेल में आएगा तो उस समय और समझेंगे। यहाँ पे इसके कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, अपवाद होते हैं। वो कैसे? जैसे मान लीजिए प्रकाश ने अजय को प्रपोजल दिया कि मैं अपनी बाइक 50,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। अजय ने कहा मैं इसके 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि एग्रीमेंट का रूल्स होता है कि प्रपोजल जिस कंडीशन के साथ में प्रपोजल रखता है एक्सेप्टेंस के सामने, एक्सेप्टेंस उस प्रपोजल को उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन ऐड ना करे। जैसे ही ऐड करेगा वो पुराना वाला जो प्रकाश ने प्रपोजल दिया था वो रिजेक्ट हो जाएगा, उल्टा ये अजय का एक नया प्रपोजल बन जाएगा प्रकाश के लिए। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो एग्रीमेंट का मतलब होता है जब प्रपोजल होता है और एक्सेप्टेंस होता है, उसे हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं। डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, इसके सारे जितने भी केस होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तीसरा देखिएगा यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जब 2 पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट कैसे हुआ? प्रकाश और अजय ने आपस में एग्रीमेंट किया ऊपर कोई ना कोई चीज के लिए। तो उस समय प्रकाश
अजय को कुछ ऑफर कर रहा है तो उसका इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशन क्रिएट करना, यानी उसका इंटेंशन होना चाहिए सही में वो चीज बेचना हो वैसा। जैसे इसका एक अपवाद का एग्जाम्पल दिया था मैंने, प्रकाश, ये प्रकाश इस अजय को कहता है कि मेरे घर पे आज डिनर का प्रोग्राम रखा है और मेरा बर्थडे इसीलिए आपको आना है। अजय ने कहा कि ठीक है मैं आऊँगा, क्योंकि प्रकाश ये जो है इसका ये अच्छा फ्रेंड है अजय, इसने एक्सेप्ट किया कि मैं आऊँगा, तो इसने 10,000 रुपीज़ खर्च करके बहुत अच्छा होटल में बुक किया। शाम को अजय को कुछ काम आ गया और वो इसके बर्थडे पे आया नहीं। प्रकाश को गुस्सा आया और प्रकाश ने कहा कि मैं ये सारा कंपनसेशन जितना भी खर्चा हुआ है वो इससे वसूल करूंगा, क्योंकि ये आया नहीं है। कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसके केस को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि जब आपने अजय को प्रपोजल किया था तब आपका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं था, आपका इंटेंशन तो सोशल रिलेशनशिप क्रिएट करना था। तो सोशल रिलेशनशिप वगैरह इस तरह का क्रिएट करना हो तो उस केस को हम लोग नहीं करते। तो ऐसे में जब भी कोई एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इंटेंशन होना चाहिए कि वो उसको एक्सेप्ट करे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ, इंटेंशन में आप लोगों की मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, और वो ये कि आप देखेंगे जब भी कोई प्रपोजल देता है किसी पर्सन को तो इस सोच के साथ देना चाहिए कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा, भले वो करे नहीं करे। जैसे सपोज इसकी इंटेंशन ही, प्रकाश का इंटेंशन ही ऐसा हो कि अजय वाला सुनकर उसको मना कर देगा, अगर इस इंटेंशन के साथ में इसको कोई प्रपोजल किया जाता है तो वो कभी भी एग्रीमेंट नहीं बनेगा। अगर मेरी सोच ये है कि सामने वाला मना करेगा, उसको हाई नहीं करेगा, तो वो भी प्रपोजल नहीं होगा। प्रपोजल करते वक्त तो उसकी, प्रकाश की सोच होनी चाहिए कि अजय उस चीज को एक्सेप्ट कर ले, तो इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। दूसरा, सामने वाला उस एग्रीमेंट को करने का भी इंटेंशन होना चाहिए और लीगल रिलेशनशिप बिल्ड करना भी होना चाहिए। दो चीजें मैंने कवर कर दी। उसके बाद में मैं बात करूंगा कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टी का मतलब होता है कि जो दोनों पार्टीज हैं उन दोनों के अंदर, दो या दो से ज्यादा जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी इन पार्टीज, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटीज इन पार्टी को समझने के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो समझना होगा। मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट का एक फॉर्मूला लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब एग्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। तो इससे तो एग्रीमेंट बना इन दोनों से, फिर ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जब हम लोग एग्रीमेंट करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, यानी कि वो पर्सन की ऐसी कैपेसिटी हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। कैपेसिटी का मतलब वेल्थफुल होना, पैसे वाला होना ही नहीं है। लो उनको परमिशन, जैसे एक पागल व्यक्ति के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो लो उसको अलाउ नहीं करेगा। एक 18 साल से माइनर पर्सन होगा उसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो भी लो अलाउ नहीं करेगा। तीसरा, अगर लो ने किसी टेररिस्ट पर्सन के बोल रखा है इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, आपने ऐसे पर्सन के साथ किया तो वो भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, जो पार्टीज एग्रीमेंट करने जा रही है, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदलने जा रही है, उन सब में कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट बना सके। आई होप ये भी क्लियर है आपके जैसे। चलिए आगे मैं बात करूंगा कंसेंट। कंसेंट को हम क्या कहते हैं, सिंपल शब्दों में हिंदी में कहेंगे कंसेंट को सहमति देना। सहमति देने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिएगा कंसेंट का मतलब दोनों पार्टीज कौन है, जिसने प्रपोजल दिया है और जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, वो दोनों पार्टीज किसी एक ही चीज पर सहमत हो। मैं कोई चीज, ये प्रकाश और ये अजय, या फिर जैसे स्टूडेंट बोल रहे थे राम है और वो श्याम को, राम इसको कोई चीज बेचना चाह रहा है कि मैं अपनी चीज देना चाह रहा हूँ, श्याम उस चीज को, राम बोल रहा है मैं अपना जो मकान है वो श्याम को सेल करना चाह रहा हूँ। श्याम उसको सहमति दे देता है कि ठीक है मैं आपका वही मकान जो खरीदना चाह रहा हूँ।
तो उसको कंसेंट कहते हैं। कंसेंट में यहाँ पे देखिएगा, अगर जैसे सपोज राम के 2 मकान है, ए और बी, क्लियर है, तो ऐसे में राम कह रहा है मैं अपना ये मकान बेचना चाह रहा हूँ, श्याम कह रहा है ठीक है मैं आपका मकान खरीदूंगा, मगर श्याम के दिमाग में ये वाला मकान है, राम तो इसकी बात कर रहा है, श्याम समझ रहा है इसकी बात हो रही है, तो ऐसे में ये कंसेंट नहीं कहला जाएगा। कंसेंट का मतलब होता है दोनों पार्टी एक ही चीज पर एक समान भाव से, मतलब सेम इंटेंशन से एक्सेप्ट करे, दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। कंसेंट का मतलब भी कि दोनों बोथ आर द एग्री ऑन द सेम थिंग, क्लियर है, दोनों पार्टीज एक ही चीज के लिए एग्री हो रहे हैं, तो उसे कंसेंट कहते हैं हम लोग, सहमत होना। अब कंसेंट में ही अगला पॉइंट लिया है प्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। कंसेंट वर्ड तो क्लियर हो गया, यानी एग्री होना। प्री कंसेंट का मतलब हो गया कि कोई भी पार्टी किसी भी दूसरी पार्टी को फोर्स नहीं करेगी कि आपको एग्रीमेंट करना ही होगा। जैसे जैसे यहाँ पे मान लीजिए कमल ने विजय को बोला कि मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ, या फिर वो खरीद भी सकता है। कमल ने विजय को बोला मैं आपका मकान खरीदना चाहता हूँ, कितने में, 50,000 रुपये में। अगर और उसकी जबकि कीमत है 5 लाख रुपए और वो खरीदना कितने में चाह रहा, 50,000 में। विजय जो उस मकान को बेचने की सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, 50,000 रुपये में तो बिल्कुल नहीं। तो कमल ने उसके साथ जबरदस्ती की, उसको डराया धमकाया। फिर उसने जब अपने डर के मारे विजय ने हाँ की, तो यहाँ पे विजय ने अपनी इच्छा से हाँ नहीं की, इसके दबाव में हाँ की, तो वो फ्री कंसेंट नहीं हुआ। फ्री कंसेंट का मतलब विदाउट एनी फोर्स, फिजिकली मेंटली कैसा ही किसी के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा, ना तो कमल विजय के साथ ना विजय कमल के साथ। तो ऐसे में सहमत भी होना है और दोनों अपनी इच्छाओं से परमिशन देते हैं एक दूसरे को, विदाउट एनी फोर्सफुल, आई मेंटल और फिजिकल, तो उसे हम फ्री कंसेंट कहते हैं। आप आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, तो जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हैं या जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे लॉफुल कंसिडरेशन को इस बात से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, समथिंग फॉर समथिंग, समथिंग फॉर समथिंग। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप कुछ चीज किसी को दोगे उसके बदले में आप वापस कुछ ना कुछ चीज लेंगे, तो उसे समथिंग फॉर समथिंग, दैट इज कॉल्ड लॉफुल कंसिडरेशन। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे सपोज मैंने एग्जांपल लिया था राम ने श्याम ने, राम, इसी तरह मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कमल और विजय का। कमल अपनी बाइक विजय को बेचना चाहता है, विजय उसके बदले में पैसा देगा, कमल अपनी बाइक देगा। तो ऐसे में ये सेक्रीफाइस क्या कर रहा है, अपनी बाइक का, ये सेक्रीफाइस अपनी मनी का। तो समथिंग कुछ गया और समथिंग इधर से भी कुछ गया, समथिंग फॉर समथिंग। चीज क्लियर हुई। तो यहाँ पे ये होता है। अब यहाँ पे लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, चाहे वो, जैसे सपोज यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दूंगा, बड़ा आपको सरप्राइज होगा। कमल अपनी बाइक जिसकी मार्केट वैल्यू तो है 5 लाख रुपए, कितनी है, 5 लाख रुपए, वो विजय को देता है और बोलता है मैं आपको ये मार्केट वैल्यू 5 लाख की है, मैं इसको 10,000 रुपए में दे रहा हूँ। विजय उसको एग्री हो जाता है। क्या ये कंसिडरेशन कहलाएगा लॉफुल? बिल्कुल कहलाएगा। लॉ ने ये कहता है कि कुछ के बदले में कुछ होना चाहिए, मगर ये नहीं कहा कितना होना चाहिए। चाहे ये 1 रुपए में भी दे, देखिए आपको सुनने में बड़ा सरप्राइज लगेगा, अगर ₹1 में भी दे ये वाली चीज, बाइक 5 लाख की कीमत है, तो भी वो एग्रीमेंट कहलाएगा, क्योंकि समथिंग फॉर समथिंग, देयर इज नो मेंशन कि हाउ मच मनी शुड बी गिवन एटलीस्ट। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर ये 5 लाख देता है और फ्री में ये बोलता है चलो भगवान तुम, ये दुआ देता है इसको कि भगवान आपको बहुत खुश रखे, उन्नति दे, तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ब्लेसिंग वगैरह ये चीजें कंसिडरेशन के अंदर नहीं कंसिडर की जाती है। कंसिडरेशन में वही चीज शामिल की जाती है जिसको मनी के रूप में मेजर किया जा सके कुछ ना कुछ।
क्लियर है? तो ऐसे में लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, समथिंग फॉर समथिंग, वो कुछ भी हो सकता है। ये 1 रुपये वाला रिमेंबर रखिएगा, एग्जाम्पल में कई बार पूछा जाता है, तो आप इसको समझिएगा। आई होप ये क्लियर हो गया। इसमें कुछ डाउट रहेगा आपका तो मैं आपको और आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि ये मेरा पहले ऑलरेडी इस पे बना दिया है, तो मैं इसको क्विक रिवीजन का बोला था, थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। आगे देखिएगा, लॉफुल ऑब्जेक्टिव। लॉफुल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि दो पार्टीज, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, जो भी कर रही है दो पार्टीज, उन दोनों का ऑब्जेक्ट जो होता है वो लॉफुल होना चाहिए। जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने से रिलेटेड हो, किसी देश में आतंकवाद को फैलाने का ऑब्जेक्ट हो, जो ड्रग्स की चीज़ें, नशे की चीज़ें वगैरह इस तरह का बिजनेस करना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी एग्रीमेंट कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो फंडामेंटली इमोरल नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी के नहीं होना चाहिए, किसी लॉ के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, तो ये होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद में एक आपका वर्ड आता है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता। एवरीथिंग शुड बी क्लियर। दो पार्टीज पहले से क्लियर कर देगी, मैं आपको किस रेट पे कितनी तारीख को कहाँ पर माल डिलीवर करूंगा बी को। यहाँ पे ये ए है, ये बी है। ये अगर बी को सारी चीज़ें क्लियर कर रहा है, मैं अपना माल बेचना चाहता हूँ, ये रेट होगी, इतनी क्वांटिटी होगी, इतना टैक्सी का किराया जो भी है वो कौन देगा, कितना देगा, किस तारीख को कहाँ पे माल डिलीवर किया जाएगा, आप पेमेंट किस रूप में देंगे, तो ये सारी चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह बातें क्लियर होना ही क्या होता है, सर्टेनिटी होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप अपनी बुक की एक बार रीडिंग कीजिएगा, कुछ वर्ड्स वगैरह दिक्कत आए तो मैं आप लोगों को वो भी समझा दूंगा, बट एक बार मैंने आपको ओवरव्यू देने के बाद में आप किताब रीड कीजिए अच्छे से। क्लियर है? चलिए, एग्जाम्पल देते रहिएगा हमेशा कि राम ने शाम को इतना माल बेचने की, इतनी रेट पे, यहाँ पे इतने तारीख को डिलीवर करने का प्रॉमिस किया, और उसके बदले में कहा कि सारा पेमेंट एक साथ चाहिए, तो बी ने एक्सेप्ट कर लिया। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह, सारी एग्रीमेंट की बातें होना ही वो क्या होता है, निश्चितता। अब यहाँ पे अपवाद कैसे, यानी कैंसिल होना चाहिए। ए ने बोला इतने इतने दूंगा, आप इसके बदले में अमाउंट कैसे दोगे, कितना दोगे, तो बी बोला मैं दे दूंगा, आप चिंता क्यों करते हो, कि कब दोगे, जल्दी दे दूंगा। अब जल्दी कब, ये चीज मेंशन नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स होती है। तो सर्टेनिटी मतलब शुड बी, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। अब देखिएगा, आगे पॉइंट है आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को समझिएगा। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो परफॉर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके ऊपर ये बात की है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पे दो कैटेगरी होगी। एक तो हम लोग बात करेंगे जो शुरू से ही, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल। एग्रीमेंट कैसे बना आपका, एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे देखिएगा, एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्स बाय लॉ। तो यहाँ पे एग्रीमेंट करते समय ऐसी चीज का एग्रीमेंट कर लिया जो पॉसिबिलिटी नहीं है परफॉर्म करने की। कैसा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश अजय को बोलता है कि मैं अगले साल तक इंसानों को हवा में उड़ा दूंगा, इंसानों को हवा में उड़ाऊंगा, उसके बदले में मैं आपसे बहुत बड़ा अमाउंट या जो भी है 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए लूंगा। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ, इंसानों को हवा में उड़ाना एक तरह से पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड हो जाते हैं, एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। क्लियर है? तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है, एट द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो नहीं होते। और एक दूसरा होता है कि ये, जैसे प्रकाश ने अजय को बोला कि मैं आपका मकान बनाऊंगा, प्रकाश ने अजय को क्या बोला, मैं आपका मकान बनाऊंगा। अजय ने कहा मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा मेरा मकान बनाओगे। तो यहाँ पे प्रपोजल और एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, और वो एग्रीमेंट एनफोर्स भी हो सकता है अगर सारी चीज़ें क्लियर हुई तो, क्योंकि ये मकान बना रहा है, इसके बदले में इसको रिटर्न में 10 लाख मिल रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया। बट बाद में जाके पता चला ये जो प्रकाश ने बोला था मैं बना दूंगा, ये एक्सीडेंट हो गया इसका, और ये फिजिकली डैमेज हो गया, ये इस कंडीशन में नहीं रहा फिजिकली कि आप मकान बना सके। तो हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्ट जो लीगल था
बट फ्यूचर में ऐसी अनसर्टेनिटीज हो गई जिसकी वजह से अब उसको पूरा करना इम्पॉसिबल है, तो उस चीज को भी ध्यान में रखा जाता है। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट तो लीगल था बट वो एनफोर्स नहीं हो सकता था। ये भी हो गया क्लियर। आगे देखिएगा, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। यहाँ पे ये कहा गया है कि ऐसे एग्रीमेंट जो पहले से ही डिक्लेयर नहीं किए गए, ऐसे एग्रीमेंट करेंगे तो वो वॉइड होंगे। वॉइड का मतलब जिनको कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में नहीं कंसिडर किया जा सकता है। तो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि हमने पढ़ा था एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना मस्ट होता है, लीगल रिलेशनशिप बिल्ड करना मस्ट होता है। तो ऐसी इंटेंशन, ऐसी चीजें होगी तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। नॉट एक्सप्रेसली वॉइड, यानी कि विदाउट कंसिडरेशन कि आपने कोई किया तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। क्लियर है? या फिर हम लोगों ने कहा किसी टेररिस्ट पर्सन के साथ हमने एग्रीमेंट कर लिया, जो गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड कर रखा है कि टेररिस्ट पर्सन के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो ऐसी चीज़ों को छोड़ के जो हम करते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक वेलफेयर की एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करना हो, ऐसी चीज़ों के आप एग्रीमेंट नहीं करेंगे, ये चीज़ इसमें कहता है। लास्ट देखिएगा आपका, इसमें कह रहा है कंप्लीशन ऑफ द लीगल फॉर्मेलिटीज। कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब क्या होता है कि जितना भी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एग्रीमेंट करते हैं तो वहाँ पे जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको पूरा करना होता है। लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब होता है कि जैसे सपोज ये प्रकाश अजय को अपना मकान बेचना चाहता है तो उसमें एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के बीच में, और वो रजिस्ट्रार से रजिस्ट्री होना चाहिए। तो सारी लीगल पेपर वर्क वगैरह कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये मकान में रजिस्ट्री होना जरूरी है तो रजिस्ट्री भी होना चाहिए। अगर नॉर्मली प्रपोजल हो रहा है तो वो रिटर्न या ओरल या इम्प्लाइड कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ऐसे में जो जो लीगल फॉर्मेलिटीज पेपर वर्क वगैरह जरूरत होती है वो सारी कंप्लीट करना ही कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ये 12 पॉइंट को मैंने आपको फिर से समझाने की कोशिश की है क्योंकि मेरे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि इन चीज़ों को एक बार वापस से समझा दीजिए सिंपल वे में, तो इसीलिए मैंने इसको वापस से समझाया। आई होप को ये चीज़ आपको क्लियर होगी। हम आगे भी इसका डिस्कशन करते हैं। चलिए, आज हम लोग इस चैप्टर में मुख्य रूप से जो चीज़ शुरू करने वाले थे वो हमारी थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टर्मिनोलॉजी, क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ पे वापस रिकवर हो जाएगी और आप लोगों को उस चैप्टर में, इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आए, इसीलिए मैं आपके एसेंशियल एलिमेंट को अच्छे से समझा दिया है। चलिए हम लोग इस टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। स्टूडेंट, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये टर्मिनोलॉजी के करीब 43 पॉइंट्स है, 1 2 3 इस तरह से 43 पॉइंट्स हैं। आप लोगों को सारे 43 समझ में आएंगे। अगला जो चैप्टर नंबर 10 है इसी 43 का डिटेल फॉर्म है। यहाँ पे शॉर्ट में मीनिंग समझा रहा है, हर वर्ड का क्या मीनिंग होता है उसी का ही डिटेल फॉर्म होगा। पूरा 43 नहीं, काफी मर्ज होंगे, तो इस तरह से वो डिटेल चैप्टर होगा। जब आपको बेसिक मीनिंग समझ में आएगा तो उस चैप्टर की कमांड करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं इस टर्मिनोलॉजी की और देखते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब मैंने आपको समझा दिया था। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। इसको ऑफर भी कहते, ये जो प्रपोजल करता है उसको ऑफर कहते हैं और जो एक्सेप्ट करता है उसे ऑफरी कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखा है एन एग्रीमेंट इज क्रिएट व्हेन वन पर्सन प्रपोज टू अनदर एंड द अनदर एक्सेप्टेड। एक दूसरे को ऑफर करेगा और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेगा विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन। यानी कि सपोज यहाँ पे प्रकाश ने, ये पी जो है प्रकाश है, वो ए कौन है? अजय। प्रकाश ने अपना मकान बेचने की बात की 50 लाख रुपए में और ए ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है मैं आपका मकान खरीदूंगा। वो क्या हो गया? एग्रीमेंट। अगर ये जो अजय बोलते हैं मकान तो खरीदूंगा मगर पैसे मैं आपको किस्तों में दूंगा, इंस्टॉलमेंट में दूंगा, तो यानी कि प्रपोजल में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर एक्सेप्टेंस ये कहता है तो पुराना वाला प्रपोजल खत्म हो जाएगा और वो एग्रीमेंट का फॉर्म नहीं लेगा। तो जब ये इंस्टॉलमेंट फिर इसकी तरफ से प्रपोजल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे चैप्टर में और एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस करेंगे। अगर नहीं समझ में आया और समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, हमने 2-3 बार डिस्कस कर लिया एग्रीमेंट को। चलिए, पहला पॉइंट क्लियर होने के बाद एग्रीमेंट क्या होता है? 2 पार्टीज होती है और ये फॉर्मूला यूज करना आपको। दूसरा देखिएगा,
ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक तरह की लैंग्वेज है और कई बार एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क्स का, आर यू एग्री और नॉट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। इस चीज को हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं अगर बात करूं एग्रीमेंट की, एग्रीमेंट कैसे बना, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। तो देखिएगा, मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू प्लस एनफोर्स बाय लॉ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट है, एनफोर्स बाय लॉ प्लस एग्रीमेंट, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे प्रपोजल किया और एक्सेप्ट किया तो एग्रीमेंट बन गया, और अगर वो लॉ एनफोर्स बाय लॉ हो गया, यानी लॉ उसको परमिशन देती है उस एग्रीमेंट को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा आपका। तो ऐसे में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए वो सब एग्रीमेंट थे कि नहीं थे? बिना एग्रीमेंट के कोई कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। इसका मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सब क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। परंतु सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, यानी कि जितने भी एग्रीमेंट हुए उन सबको गवर्नमेंट लॉ परमिशन दे ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे प्रकाश ने अजय को बोला कि आपको विक्रम को मारना है या उसको मेंटली परेशान करना है, तो यहाँ पे अजय ने अगर इसका एक्सेप्ट कर लिया, जो ये जबकि ये चीज गलत है, किसी को मेंटली हरास करना ये चीज गलत है, तो इन दोनों के बीच में तो तय हो गया, मगर एनफोर्स नहीं हो सकता, इसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो यहाँ पे कहा जाता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है बिना एग्रीमेंट के नहीं हो सकता। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? अगर वो एनफोर्स बाय लॉ हो गया तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट, एनफोर्स बाय लॉ नहीं हुआ तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन नहीं ले सकता है। आई होप आपको पहला और दूसरा दोनों क्लियर हो गए होंगे। आगे मैं बात करूंगा तीसरा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन एग्रीमेंट एनफोर्स बाय लॉ एंड विच क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज। यहाँ पे क्या कह रहा है ये चीज देखिएगा आप लोग। यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो एग्रीमेंट होगा वो अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, विच क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब है फिर दोनों अपनी अपनी जो प्रॉमिस किया उसको फुलफिल करेंगे। अगर कोई भी पार्टीज अपनी प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करती है तो दूसरे वाले के पास ये राइट्स होगा वो कोर्ट में जाके अपना कंपनसेशन ले सके या फिर दूसरे वाली पार्टी को फोर्स कर सके कि आपने जो प्रॉमिस किया उसको अब फुलफिल करो। क्लियर है? आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे मैं बात करूंगा वॉइड एग्रीमेंट। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या पढ़ने जा रहा हूं, वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड विच डज नॉट हैव एनी लीगल इफेक्ट, यानी कि उसका लीगली परमिशन नहीं मिलती है। प्रपोजल हुआ, एग्रीमेंट हुआ, प्रपोजल हुआ, एक्सेप्ट हुआ, एग्रीमेंट बना, अब वो लॉ उसको परमिशन नहीं दे रही है। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया जो लॉ उनको परमिशन नहीं दे रही है। जैसे उन्होंने नशे की दवाई वगैरह बनाने की एग्रीमेंट किया दो पार्टीज ने, मगर गवर्नमेंट उनको परमिशन नहीं दे रही है इस तरह की, तो वो वॉइड एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट है बट नॉट एनफोर्स बाय लॉ, दैट इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। वैलिड एग्रीमेंट जिसको परमिशन मिल चुकी है, तो वैलिड परमिशन मिली है, वॉइड परमिशन नहीं मिली है। क्लियर है? यहाँ पे जब परमिशन मिल जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ परमिशन नहीं मिली है तो वो क्या बनेगा, एग्रीमेंट। आई होप कि ये दोनों क्लियर हो गया स्टूडेंट। इसी के साथ में मैं आपकी एक वर्ड आ रहा है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इट इज ए वैलिड एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन बट लेटर इट बिकम वॉइड ड्यू टू चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे देखिएगा, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दोनों वॉइड तो है, मगर एग्रीमेंट एक जगह कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि एग्रीमेंट, प्रपोजल हुआ, एग्रीमेंट एक्सेप्ट हुआ, एग्रीमेंट बना। एग्रीमेंट के बाद में
लॉ ने उसको परमिशन दे दी तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। फिर क्या दिक्कत आ गई? फिर तो हो जाना चाहिए। फिर वो वॉइड क्यों हुआ? फिर वो वॉइड इसलिए हो गया कि बाद में कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई जिसकी वजह से वो पूरा नहीं हो सकता। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को, रिमेम्बर हो तो, कि जैसे सपोज आपको मैं बात करूं इसकी बारे में, तो मैंने आप लोगों को कहा था 5 नंबर पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि जैसे प्रकाश ने अजय को बोला मैं आपका मकान बनाऊंगा और आप मुझे 50 लाख रुपए देंगे। होगी दोनों के बीच में जो भी अमाउंट है, 50 लाख 10 लाख जो भी है। अब ऐसे में एग्रीमेंट भी हुआ, एनफोर्स बाय लॉ भी हुआ, बट उसके बाद में प्रकाश फिजिकली अनफिट हो गया, यानी उसका एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से अब वो उस कंडीशन में नहीं है कि वो कर सके। या फिर मान लीजिए प्रकाश ने अजय को ये बोला कि मैं आपके लिए सुंदर सी पेंटिंग बनाऊंगा जिसके बदले में ये इसको 1 लाख रुपए देगा। अब वो फिजिकली इंजर्ड हो गया, तो ऐसे में अब क्योंकि वो तो पर्टिकुलर उसी की आर्ट थी, वही पेंटिंग बना सकता था, वो किसी दूसरे से तो नहीं करवा सकता ना, तो ऐसी चीज में वो वॉइड हो जाता है। तो ड्यू टू सर्कमस्टांसेस कॉन्ट्रैक्ट बिकम ए वॉइड। क्लियर है? उस चीज को फुलफिल करना पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? तो इस तरह का होती है, जो उसका हुनर उसी के साथ में होता है और वो खत्म हो जाता है कुछ परिस्थितियों की वजह से, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट जिसको लॉ ने परमिशन ही नहीं दी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने परमिशन भी दे दी बट बाद में जाके उस चीज को पूरा कर पाना मुश्किल हो गया। क्लियर है? आई होप कि ये एक एक वर्ड को आप अच्छे से समझिएगा। अब आगे इससे ज्यादा मिलता जुलता एक और वर्ड आएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसको भी हम समझेंगे कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसे। चलिए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आप आके लिख देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी होगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं पहले आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूं, उसके बाद में जो यहाँ पे लिखा है उसको हम बाद में समझेंगे क्या लिखा है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो गया, कॉन्ट्रैक्ट नाम आया ना, इसका मतलब वो पूरा सब कुछ कंप्लीट था, एग्रीमेंट हुआ, सब कुछ हुआ। जैसे सपोज इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, यहाँ आप लोग मान लीजिए फिर से, ये है अशोक और ये है पवन। अब ऐसे में अशोक ने कहा मेरे पास गेहूं है 20 बोरी, मैं आपको बेचना चाहता हूँ। प्रकाश ने कहा दे दीजिए, क्या रेट रहेगा? मैंने उसको रेट बता दी कि मैं 2000 रुपये पर बोरी के लूंगा आपसे। प्रकाश ने कहा ठीक है, मुझे 20 बोरी दे दीजिए। मैंने 20 बोरी प्रकाश को दे दी। जब माल इसके यहाँ पे डिलीवर हुआ उस समय इसकी डेथ हो गई प्रकाश की। अब ऐसे में मेरे लिए कंफ्यूजन हो गया, मुझे पैसा नहीं मिला, मैंने माल डिलीवर कर दिया, पैसा मिलना था, अब मैं क्या करूं? वो तो है ही नहीं जिसके साथ एग्रीमेंट किया। तो ऐसे में जिसको प्रॉब्लम आएगी वो कौन है? अशोक, उसको तकलीफ होगी। तो ऐसे में इसको कहा जाता है एग्रीव्ड पार्टी। अब कोर्ट इसको 2 ऑप्शन देते हैं, चाहे तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दो, कैंसिल कर दो और वो 20 बोरी वापस अपने पास ले लो, या फिर आप चाहो तो इसके जो नॉमिनीज हैं घर वाले, उनसे आप वो ऑर्डर पूरा करने के लिए फोर्स कर सकते हो। तो आप चाहो तो उसको सामान ले लो वापस, या फिर उसके घर वालों से उसके पैसे ले लो। क्लियर है? अगर ये चीज जैसे 2 पार्टी, इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, अशोक और पवन के बीच में एग्रीमेंट हुआ किसी चीज के लिए, बाद में पवन अपने ड्यूटीज को फुलफिल करने से मना कर देता है, तो अशोक के पास राइट्स होगा कोर्ट में जाके इसके खिलाफ केस करने। जब कोर्ट सुनेगा इसका केस, तो कोर्ट इसको एक ऑप्शन देगा, इसको तो बोलेगा आप तो बोलो ही मत क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था। इसको 2 चॉइस देगा, अगर आप चाहो तो आपको नुकसान हुआ, वो नुकसान की भरपाई इससे ले लीजिए और वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दीजिए इसके साथ में। और अगर आप नहीं चाहते नुकसान पूरा नहीं, आप इससे वो काम करवाना चाहते हैं क्योंकि आपको राइट से, तो आप चाहें तो वो काम को करवा भी सकते हैं, जरूरी नहीं उसकी मृत्यु हो, अगर पवन की डेथ हो। तो ऐसे में ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। जब कोई एक पार्टीज अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना के लिए डिनाई करता है तो दूसरे वाले पार्टीज लो उसको परमिशन, 2 चॉइस देता है, आइदर यू गेट द कंपनसेशन और आप उस चीज को पूरी भी करवा सकते हो, तो उसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, बाद में कोई एक पार्टी
ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए डिनाई करता है, तो दूसरे वाले पार्टी के पास जब दो चॉइस होती है उसी को ही हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब देखिए इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या लिखा है। इट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी। ये एक एग्रीमेंट होता है जो एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन, एनफोर्स कर सकते हैं हम चाहे तो उसको करवा भी सकते हैं, ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, यानी इसके पास ऑप्शन रहेगा, इज कॉल्ड एग्रीव्ड पार्टीज। इफ सच ए पार्टी डज नॉट अपोज द अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट इट इज रिमेन वैलिड। अगर वो नहीं चाहता इसको अवॉइड करना, कंपनसेशन नहीं लेना चाहता, वो तो चाहता है ये अब एग्रीमेंट हो पूरा, तो इसको करना पड़ेगा फिर भी को। क्लियर है? तो इसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये कंफ्यूज आएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, तो ये सारे हो गए। उसके बाद में देखिएगा आगे आएगा आपका इनलीगल एग्रीमेंट। इनलीगल एग्रीमेंट क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड प्रोहिबिटेड और फॉरबिडन बाय लॉ इज एन इनलीगल एग्रीमेंट। यहाँ पे ये कह रहा है ऐसे एग्रीमेंट जो लॉ ने क्या कर रखा है, पूर्ण रूप से मना कर रखा है कि आप ऐसे एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते हो। क्लियर है? नशे की चीजें बेचना, हथियार बेचना, हथियारों का बिजनेस करना, लोगों को मारना पीटना, इस तरह के कार्रवाई करना, इनलीगल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, तो सारे क्या हो जाते हैं? इनलीगल एग्रीमेंट। एट द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये सारे क्या हो जाते हैं? वॉइड हो जाते हैं। तो जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था बेटा वॉइड एग्रीमेंट, तो वॉइड एग्रीमेंट भी वही चीज है और ये भी वही है। इनलीगल एग्रीमेंट का मतलब भी यहाँ पे यही समझा। चलिए, तो वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, तो शुरुआत से ही जो बिगनिंग हो उसको हम लोग इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं। आगे 8 नंबर पॉइंट देखिएगा, एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ मतलब प्रपोजल भी हुआ, एक्सेप्ट भी हुआ, एग्रीमेंट भी हुआ। अनएनफोर्सेबल बाय कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या लिखा है? दिस टाइप ऑफ द एग्रीमेंट इज बेसिकली वैलिड। ये इस तरह के एग्रीमेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वैलिड होते हैं, बट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, बट उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता। वैलिड है फिर भी क्यों नहीं कह रहे? ऐसा क्या कारण है? ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट, कुछ टेक्निकल कमी की वजह से, सच एज कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स आफ्टर रिमूविंग द लीगल टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि उसके अंदर एग्रीमेंट तो वैलिड है, बेसिकली वैलिड, बट कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकल प्रॉब्लम का मतलब है कि एक मकान बेचने की बात हुई है, तो उस मकान को बेचने के लिए दो पार्टीज के आपस में एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ क्लियर है, बाद में पेपर वर्क किया, रजिस्ट्री करवाई, तो कहीं पे साइन कंप्लीट नहीं है, स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगी हुई है, रेवेन्यू टिकट नहीं लगे हुए हैं, इस तरह का पेपर वर्क में कोई ना कोई कमी हो जाती है। तो ऐसी कमी को जब हम दूर कर सकते हैं तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा आपका। तो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है उस कमी को दूर करके। क्लियर हो गया आपको 8 नंबर पॉइंट। आगे चलेंगे हम लोग 9 नंबर पॉइंट पे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? ये लास्ट वर्ड देखिए क्या लिखा है? वर्ड, यानी कि जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कोई ना कोई आप क्या करते हो? वर्ड का यूज करते हो। दैट कैन बी ए रिटन, दैट कैन बी ए ओरल, यानी आप लिखित में भी कर सकते हो, ओरल भी कर सकते हैं। एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज द पार्टी मेक ए ओरल और रिटन डिक्लेरेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उन दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह, वो या तो रिटन में होगी या फिर क्या होगी? ओरल होगी। उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें अपनी बात को एक्सप्रेस किया जाता है इन वर्ड, शब्दों में। वो शब्द लिखित में हो सकते हैं या फिर मौखिक में, रिटन और ओरल दोनों हो सकते हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। आगे हम बात करेंगे आज की इस वीडियो का लास्ट पॉइंट। देखिएगा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को भी वैलिड माना जाता है जब आप किसी भी तरह के वर्ड का यूज नहीं करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं और कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फर्ड फ्रॉम द एक्ट और द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और बाय द देयर। उनकी कहने का मतलब यह है कि उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज से, दोनों के हाव भाव से अगर कोई होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक टैक्सी वाले को इशारा किया
बोला नहीं, हाथ से इशारा किया रुको। टैक्सी वाला मेरे पास आया और रुक गया और उसने गाड़ी का गेट खोला। मैं उस गाड़ी में बैठ गया और वो मेरी तरफ देखने लगा, तो मैंने उसको बोला कि चलिए आगे चलिए, बस ऐसे हाथ से इशारा किया, ना कि मैंने कुछ शब्द यूज किया, और वो स्टार्ट हो गया। अब मैंने 2-3 किलोमीटर जाने के बाद में उसको इशारा किया, ऐसे हाथ से कहा रोक दीजिए। वर्ड अभी भी यूज नहीं कर रहा हूँ, ना रिटर्न में ना ओरल, और उसने गाड़ी रोक दी। मैं उतर के जाने लगा। उसने कहा किराया कौन देगा? तब मैंने कहा मैंने तो आपके साथ कोई एग्रीमेंट किया ही नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एग्रीमेंट जो होता है वो रिटर्न या ओरल होना चाहिए, मैंने तो वर्ड यूज किया ही नहीं। यहाँ पे लो कहता है कि अगर आपने कोई अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, तो उसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी अपने गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, इस तरह से एक्सप्रेशन से जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्लियर है? बट नॉट बाय द रिटन और द स्पोकन वर्ड इन द पार्टीज। दोनों ने रिटन या स्पोकन वर्ड यूज नहीं किए। तो आप लोगों को बैठो, मैं 1 से 10 पॉइंट ही समझाना चाहता हूँ, आप अच्छे से समझिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। जैसा कि मुझे आप पे हमेशा कॉन्फिडेंस है कि आप इन जो भी आपको समझाया है इनको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हमारी सोच कैसी है, सबसे डिफिकल्ट टास्क को सबसे पहले करना। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, इस चैप्टर पे सबसे अच्छी कमांड लेके आइएगा। क्लियर है? मैंने आपको यहाँ 10 पॉइंट समझाए, इससे पहले वाले एसेंशियल एलिमेंट को भी समझाया, आप उनको भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे आगे के। तो मैं आप लोगों से, आपका जो होमवर्क रहेगा इस क्लास का वो ये रहेगा, जो मैंने आपको जितने भी एसेंशियल एलिमेंट ले लीजिए या फिर ये 10 ले लीजिए पॉइंट टर्मिनोलॉजी के, यहाँ पे हर एक का एक एक एग्जाम्पल आप लिख के रखिएगा। मैं आप लोगों को जब नेक्स्ट का क्लास करूंगा तो 11 नंबर यहाँ से क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करूंगा और ये सारी चीजें आपको समझाऊंगा। 43 है जैसा मैंने कहा था, आप लोगों को अगर प्रिपेयर करना है तो 10 को अच्छे से कीजिए, उसके बाद में आगे वाले और अच्छे से हो जाएंगे, धीरे धीरे आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एक वर्ड को समझना, वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ये सारी चीजें सीखनी है। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए।